अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ कृष्णा। आज हम बात कर रहे हैं जिस तरह से कोरोना महामारी की आड़ में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है और इस पर जिस तरह से राजनीति हो रही है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजेश यादव समाजवादी पार्टी से पूर्व एमएलसी प्रत्याशी गोरखपुर से हम बात करेंगे। जानेंगे कि जिस तरह से इस महामारी के आड़ में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, धांधली नौकरियों में धांधली हो रही है और जिस तरह से राजनीति हो रही है, तो इनकी क्या राय है। जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर अपराध बढ़ रहा है, तेज़ी से अपराध हो रहे हैं, जिस तरह से लोग बाहर से आए हैं, दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे। सबसे पहले तो आपको मीडिया हलचल की तरफ कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज जो देश की स्थिति है, देखिए जो प्राकृतिक आपदा आई हुई है कोरोना को लेकर पूरे देश में, और लगातार हमारे देश में जिस तरह मामले गंभीर होते जा रहे हैं, उस हिसाब से हमारे यहाँ जो मेडिकल सुविधाएं थीं पहले से तैयारी नहीं हुई, वर्कआउट नहीं हुआ उस पे सही से, नहीं तो हम कोरोना की चपेट में ना आते। जब पूरी दुनिया में कोरोना अपने बिल्कुल फुल फॉर्म में था, पूरी तरह से चपेट में आ चुका था, अमेरिका से लेके पूरा यूरोप और चीन जब एक कोरोना के चपेट में था, तो उस वक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस पर सचेत जाना चाहिए था। और हमारे विपक्ष के काफ़ी नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने लोकसभा में कोरोना के बारे में कहा था कि एक सुनामी आने वाली है। उन्होंने खुद आगाह किया था सरकार को, लेकिन सरकार ने उसको सीरियस नहीं लिया। और उसके बाद उन्होंने गुजरात में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम कराया, तब जब अमेरिका में पूरी तरह से कोरोना फैल चुका था। अब उसी का रिज़ल्ट रहा है। आज देख लीजिए आप कि ट्रंप के कार्यक्रम में लाखों की भीड़ होती है और उसमें हज़ारों विदेशी इकट्ठे होते हैं। इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पीड़ित पाए गए उस कार्यक्रम के लिए। उसके बाद से आगरा में ट्रंप आए, वहाँ पे सारे विदेशी आए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पीड़ित उत्तर प्रदेश में आगरा में हुआ। फिर दिल्ली में ट्रंप का कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी आए। उसके बाद से चारों तरफ से जिस तरह से फैला है, दिल्ली में जो है तबलीगी जमात वाला जो हुआ वो सरकार की फ्लोर है, क्योंकि अगर जो उनको परमिशन ना देती, उनको हवाई अड्डे पर ही रोक के चेक कर लिया गया होता तो मेरे देश में नहीं आते, तो वहाँ से जो थोड़ा बहुत फैला वो भी ना फैल पाता। आज लाखों करोड़ों मजदूर सड़कों पर उतर गए, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने मृतकों को 1-1 लाख रुपए, कम से कम 100 से ज़्यादा पीड़ितों को उन्होंने पैसा भी दिया। जहाँ जैसे पता चला है उनको उन्होंने पैसा देने का काम किया। लेकिन ये सरकार बिल्कुल नहीं, आंकड़े छिपा रही है। योगी जी उत्तर प्रदेश में रोज़ नए नए आंकड़े देते हैं, कभी कहते हैं 90 लाख रोजगार दे दिया, कभी कहते हैं 1 करोड़ रोजगार दे दिया, कभी जिस हिसाब से वो आंकड़े देते हैं उस हिसाब से तो लगता है कि प्रदेश की आबादी से ज़्यादा वो रोजगार दे चुके हैं। तो केवल पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ये अपने आंकड़े देते हैं और एक टीम की फ़ोटो खींच के डाल देते हैं कि टीम 11 के साथ मैं मीटिंग कर रहा हूँ। जो प्रवासी मजदूर आए हैं, जो बाहर से लोग आए हैं, जो इस समय बेरोजगार होकर बैठे हैं, और जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है भाई, दिन प्रतिदिन प्रत्येक जिलों से खबर आती है कि भाई यहाँ पे फला की मौत होगी, इस तरह से अपराध बढ़ रहा है भाई, तो उनके लिए क्या करेगी समाजवादी पार्टी या विपक्ष में समाजवादी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनके लिए समाजवादी पार्टी की क्या प्लानिंग है। देखिए, जहाँ तक अपराध की बात है, आपको याद होगा कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो यही मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी कहा करते थे कि जंगल राज है। लेकिन आप अपराध के आंकड़े उठा के देख लीजिए, चाहे महिला हिंसा हो, चाहे हत्या हो, चाहे वसूली हो, चाहे प्रोफेशनल क्राइम हो, सबसे ज़्यादा आंकड़े योगी सरकार में बढ़ गए हैं। लेकिन ये पूरी तरह से छिपाया जा रहा है आंकड़े को, और कोई कार्रवाई नहीं हो। लेकिन आज तक कोई जंगल राज नहीं बोल रहा है। आज बेटियों को देख लीजिए, जिंदा जलाया जा रहा है। कानपुर के बालिका गृह में देख लीजिए, 57 बेटियों को कोरोना पॉजिटिव हो गया, 7 नाबालिग लड़कियां प्रेग्नेंट हैं, एक को एड्स है। ये आप ही लोगों के माध्यम से हमें खबर पता चली है। लेकिन इतना है कि अभी तक एक शब्द नहीं बोल पाए हैं योगी जी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई जांच नहीं हो रही है। अब तक आपको याद होगा कि एक देवरिया में भी ऐसे बालिका गृह कांड हुआ था, जिसमें हमारे विपक्ष के लोगों ने बहुत मुद्दा उठाया। आज हम सड़क पर उतरते हैं तो कोरोना का कारण बता के 144 लागू किया हुआ है, गिरफ्तारी करते हैं। लेकिन हम लोग गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं, ना मुकदमे से डरने वाले। जहाँ भी अन्याय होगा समाजवादी पार्टी खुल के बोलेगी और इस जंगल राज का सफाया करके रहेगी।
क्योंकि आदित्यनाथ के राज में जातीय हिंसा सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। जाति के नाम पे अपराध, जाति के नाम पे नौकरी। यही योगी जी हैं जो कहते थे कि थाने एक जात के लोग चला रहे हैं। अब आप बताइए थाने किस जात के लोग चला रहे हैं? थाने पे कौन लोग बैठे हैं? तहसील किस जात के लोग चला रहे हैं? कलेक्ट्री किस जात के लोग चला रहे हैं? थानों पे सबसे ज़्यादा किसके लोग बैठे हुए हैं? डीएम एसपी किस जाति के हैं? आप नियुक्तियां लोक सेवा आयोग की उठा लीजिए, तमाम भर्तियों को उठा लीजिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भर्ती उठा लीजिए, जातिवाद चरम पे है मुख्यमंत्री जी का। कहते हैं योगी की कोई जात नहीं होती। योगी जी बिना जाति देखे कोई काम नहीं करते हैं। कलेक्टर से लेके चपरासी तक का वो जाति देखकर ही कार्रवाई कर रहे हैं। आप पता लगा लीजिए थानों पे जाके। समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात करती है, सबको लेकर चलने की बात करती है, तो इसको लेकर, इस अपराध को लेकर जिस तरह से ये सारी घटनाएं घट रही हैं, तो क्या कदम उठाएगी? देखिए, समाजवादी कभी भी, समाजवाद का सही नारा यही रहा कि सबका साथ विकास, लेकिन इन लोगों का सिर्फ कहना है कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो लिया, लेकिन विकास सिर्फ अपने समाज, अपने वर्ग के लोगों का कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी आप उठा के देख लीजिए कि किसी भी जात, किसी भी धर्म के लिए बराबरी का काम किया है। चाहे वो गांव की योजनाएं जितनी भी रही हो, चाहे 100 आज कोरोना महामारी में अगर जो सबसे बड़ा कोई वरदान साबित हुई है तो 108 एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी जो 100 नंबर थी अब 112 योगी जी ने कर दिया है। ये दोनों योजनाएं वरदान साबित हुई। अब आप बताइए, क्या ये दोनों योजनाएं एक जाति विशेष के लिए बनी थी? ये सभी धर्मों और सभी जातियों के लिए बनी थी। वो योजनाएं जब फ़ोन करता है कोई 100 नंबर पे, पुलिस से पीड़ित रहता है, वो पुलिस को फ़ोन करता है तो पुलिस ये नहीं पूछती आप किस जाति के हो। एम्बुलेंस जब सड़क पे उठाती है तड़पते हुए मजदूर को तो ये नहीं पूछती है कि आप किस जाति और किस धर्म के हो। यही है समाजवाद। हमारे कामों में भी समाजवाद दिखा, लेकिन हमें सिर्फ बदनाम किया गया। हम लोग उस पर काम करेंगे कि जहाँ भी इस तरह का उत्पीड़न हो रहा होगा, जातीय उत्पीड़न, वर्गीय उत्पीड़न, धर्म के आधार पर उत्पीड़न, उसका हम लोग विरोध करेंगे और सभी धर्मों और सभी जातियों के बराबरी की बात करेंगे, उनके काम की बात करेंगे और जहाँ भी उनके खिलाफ अन्याय होगा हम लोग लड़ाई लड़ने का काम पहले भी किए हैं और आज भी करेंगे और जेल जाने से नहीं डरेंगे। अभी 69,000 की भर्ती का जो भाई धांधलेबाजी हुई है, जिस तरह से वैकेंसी फिर कोर्ट में चली गई है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? 69,000 वाला तो पूरा मुख्यमंत्री जी और उनके जो मंत्री हैं द्विवेदी जी, उसमें दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम, ये पूरा खेल खेले हैं। संवैधानिक जो आरक्षण था उसको ख़त्म कर दिया इन्होंने, ओवरलैपिंग करके ओवरलैपिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, जिससे 15 से 20 हज़ार पिछड़े बच्चों का हक मारा जा रहा है। यानी जो बच्चे पिछड़े और दलित वर्ग कैटेगरी से आते थे, जिनका नंबर जनरल के बच्चों से ज़्यादा था, वो अनारक्षित वर्ग में आ जाना चाहिए, लेकिन उनको अपनी ही कैटेगरी में सीमित कर दिया गया है। यानी देश की जो बहुसंख्यक आबादी 85% थी, उनको 49.5 में सीमित कर दिया गया है और जो 15% आबादी थी उनको खुलेआम 50.5% आरक्षण उनको दिया जा रहा है। आरक्षण हमें नहीं, आरक्षण तो उनको अघोषित आरक्षण दिया जा रहा है। ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसके लिए कई बच्चे कोर्ट भी गए हैं और इसमें योगी सरकार ने अपने लोगों को भर्ती करने के लिए पेपर तक आउट करा दिए थे, जिसमें आपको याद होगा बीजेपी के नेता ही पकड़े जा रहे हैं। 69,000 की भर्ती हो, चाहे प्रोफेसर की भर्ती हो, किसी भी भर्ती में आप उठा के देख लीजिए, अभी तक कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें शिकायत ना आई हो और जिसमें जांच ना हुई हो। और सारे लोगों में ये पता चलता है कि इसमें भ्रष्टाचार चरम पे है सभी नौकरियों में, सिर्फ इसलिए कि अपने लोगों को खेल करने के लिए। मुख्यमंत्री जी तो दावा करते हैं हमने इस कोरोना काल में भी मैंने लोगों को रोजगार दिया। जहाँ तक रोज़गार की बात है तो आप जितने आंकड़े हैं आप सच्चाई जाके पता कर लीजिए। अगर उन्होंने आज पेपर में कहा है कि 90 लाख हमने दिया है रोज़गार, तो आप 90 लाख उठा के जाके देख लीजिए कहाँ रोज़गार मिला है। रोज़गार कौन सा मिला? जिस मनरेगा योजना को इन लोगों ने एड़ी से चोटी लगा दिया था कि इस मनरेगा को ख़त्म कर देना है, आज वही मनरेगा गाँव में उसी मनरेगा के काम को ये बता रहे हैं। जो मजदूर काम करते थे, तो जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए तो उनको कोई काम नहीं मिला, वो बेचारे गांव में लगे मनरेगा में मजदूरी करने। वो सारे आंकड़े उठा के ये डाल दिए। या कोई अपना जो व्यक्तिगत रोजगार करता था योगी जी, उसको भी अपना बता के काम करने लगे। लेकिन जो वाकई में जो छोटे दुकानदार थे, कुलचा, ठेला, फल, अंडा, जो छोटी छोटी दुकानें लगाते थे, आज देख लीजिए उनके परिवार कहाँ पे, उनको कोई मदद नहीं मिली है। आज लॉकडाउन अनलॉक शुरू हुआ है, वो फिर धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कितने लोग इसी में आत्महत्या कर लिए। लेकिन रोज़गार के मामले में, हाँ, रोज़गार
मनरेगा ने रोजगार दिया। बाकी जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे थे, सड़कें जो अखिलेश यादव जी के समय से जितनी सड़कें पास थी, पुल पास थे, हॉस्पिटल पास थे, तो उसमें जो मजदूर लगे हुए हैं ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे, योगी जी उसी को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही, पेट्रोल 18 दिनों से लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल में दामों में बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर भाई किसान भी उसकी मार झेल रहा है, आम नागरिक उसकी मार झेल रहा है। तो बाकी इस कोरोना काल में जिस तरह से अदर राष्ट्रों में पेट्रोल डीजल सस्ते हुए और हमारे देश में इस तरह से महंगाई बढ़ी, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप देखे होंगे कि मोदी जी का जो सबसे फेमस और बड़ा पूरी बीजेपी का नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार। अब आए मोदी सरकार दूसरी बार भी आ गई, लेकिन डीजल और पेट्रोल की कीमतों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बढ़ता ही गया। पिछले 17-18 दिन से लगातार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा। अब तो हद हो गई कि 70 साल जो मोदी जी भाषणों में बोलते हैं 70 साल में ये किया, 70 साल में वो किया, तो 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का दाम हो गया है। पहली बार हुआ। मैं अभी गाँव में गया था पिछले हफ्ते, कई जगह किसान इतना दुखी है। एक तो वैसे भी कोरोना की मार से वैश्विक प्राकृतिक मार झेल रहा था, उसी में किसानी का समय आया, धान की रोपाई का समय है। डीजल आपने महंगा कर दिया, एक मार उनके खाद की महंगाई, खाद महंगा किया, खाद की किल्लत, खाद की उसमें जो है काला बाजारी की वजह से वो और पीड़ित। तीसरा, आप पशुओं से नहीं बचा पाए उनके किसान, तो किसान तो कह रहा है कि हम तो चारों तरफ से मारे जा रहे हैं, इधर डीजल की कीमत से, उधर खाद की वजह से, इधर पशुओं की वजह से। कह रहा है कि कहाँ बात थी कि आय दुगनी करनी थी किसानों की। किसान आज सबसे ज़्यादा गांव में पीड़ित है और दुखी है, जो हमारे देश का अन्नदाता है। और औने पौने दाम में आप विश्वास नहीं मानेंगे कृष्णा जी, मेरा खुद एक व्यक्तिगत जानने वाला किसान था जो बोड़ा सब्जी की खेती करता था। वो इस दौर में उसको अपनी सब्जी, केवल 1 कुंटल सब्जी 100 रुपये में बेच के जानी पड़ी। इतनी मंदी के वजह से इतना वो लाचार था कि मोदी जी ने आज किसानों को इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है कि किसान, गरीब, मजदूर, शोषित, पिछड़े, दलित सिर्फ जीने को ही अपना अधिकार समझें कि बस जीने को मिल जाए किसी तरह देश में, यही बहुत है। उन्होंने इस कंडीशन पे ला के थे। आगे तो वो लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं। 30 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, अनलॉक शुरू हो गया अब, तो ऐसे में राजनीति भी शुरू हो गई है। सामने बिहार का चुनाव है। अब इसके 9 तारीख को ही अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो रहा, अनलॉक शुरू हो रहा, राजनीति शुरू हो रही, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, आगे क्या इनके लिए क्या करेगी? 2022 का चुनाव है सामने, तो उसके लिए क्या तैयारी चली? समाजवादी बीजेपी तो मुझे लगता है 365x24 हमेशा चुनावी मोड में रहती है। अगर जो उनको लगेगा कि फला स्टेट में सरकार बनानी है तो अनलॉक ख़त्म कर देंगे, सरकार बन जाएगी तो फिर शुरू कर देंगे। मध्य प्रदेश उदाहरण आप देख लीजिए और कई स्टेट में देख लीजिए। अभी देखिए बिहार में इन्होंने रैली किया, 72,000 LED लगाया, लेकिन आप पता कर लीजिए 72,000 अगर जो वेंटिलेटर अगर जो इन्होंने दिया होता ना, तो शायद हज़ारों की इलाज हो जाता गरीबों का फ्री में। जहाँ आप लगाए हुए हैं 72,000 LED, वहीं आप जांच के नाम पर 4-4, 5-5 हज़ार कोरोना का पैसा ले रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। गरीबों की मुफ्त जांच होनी चाहिए। कुछ जगहों पे हुई हैं, ऐसा नहीं है, कुछ जगहों पे हुई हैं, लेकिन अभी मैंने दिल्ली में भी देखा कि केवल अब एक अस्पताल में रहेगा, बाकी सब जगह कोरोना के पैसे लगेंगे जाँच के। तो ये चीज़ गलत है। समाजवादी पार्टी राजनीतिक मोड में नहीं रहती। क्या ऐसे में कोई गरीब भाई पैसे के कारण क्या वो जांच कराने जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो उससे और लोग संक्रमित होंगे, संख्याएं बढ़ेंगी। क्या ये एक नुकसानदायक नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल। ये अगर जो गरीब के पास पैसे नहीं, वो कहाँ जाएगा? फिर वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है जहाँ पे ये बात सुनी जाती है कि भाई हमको फ्री में इलाज कराइए। उसके पास मरने का अलावा कोई रास्ता। आपने देखा होगा कि वो तड़प के हॉस्पिटल के बाहर लोग मर जाते हैं। गर्भवती महिलाएं सड़क पे ही मर जा रही हैं, कोई एम्बुलेंस तक नहीं उसको उठाने आ रही है। ये आम बात हो गई है। आप ही लोगों के माध्यम से हमें पता चलता है। और समाजवादी पार्टी जो है कभी इस मौत पर राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी जहाँ भी सामाजिक अन्याय हो रहा है वहाँ पे आवाज़ उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। अभी मजदूरों का मामला हुआ, किसानों का मामला हुआ, मेडिकल का मामला हुआ, या 69,000 भर्ती का मामला हुआ। आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस पे
सरकार को आगाह कर रहे हैं और घेरने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर आप किसी भी तरीके का अन्याय नहीं कर पाएंगे जब तक समाजवादी पार्टी है और अखिलेश यादव हैं। तो राजेश यादव जी का कहना था कि जिस तरह से अपराध कोरोना महामारी में बढ़ रहा है, जिस तरह से नौकरियों में धांधली हो रही, जिस तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, समाजवादी पार्टी लगातार इनके खिलाफ एक मुहिम बनाकर इनको न्याय दिलाने की लगातार प्रयास कर रही है।